आज की क्लास में जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में कि आखिर वर्ब क्या होती है। देखिए, वर्ब के बारे में जो आपने परिभाषाएं रट रखी हैं या परिभाषाएं आपने पढ़ रखी हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है, तो कई सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। बहुत सारे लोग मतलब वर्ब को देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है। लेकिन जब आप इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो तो आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मैं आपको सेंटेंस दूं, आई एम विनय, तो ये क्या मैं कोई एक्शन कर रहा हूं आई एम विनय में, या मैं विनय हूं? ये कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आई मैं विनय हूं, यहाँ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। ये मेरी स्टेट है जिसको आप आगे चल के लिंकिंग वर्ब कहोगे, कपला कहोगे। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्ब एक केवल एक्शन वर्ब नहीं है। वर्ब एक केवल एक्शन वर्ड नहीं है, सबसे पहली चीज। कई चीजें और हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दो। अनुराग कुमार, गुड इवनिंग। वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, एक बार आप लोग कमेंट कर दो। चलो, वर्ब की डेफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होगी, जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दो। मैं समय दे रहा हूं, ठीक है? 1 मिनट का समय ले लो। गुड इवनिंग अनुराग, गुड इवनिंग। 1 मिनट का समय ले लो, इसके बाद कमेंट कर लो। कुछ समझ पा रहे हो? Verb is used to indicate something happens and exists. काजल भी जुड़ चुकी हैं, ये चेतना आंसर कर रही हैं। ओके, गुड, बट थोड़ा सा गलती है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ये समझाना चाह रहा हूं कि वर्ब में अगर आप इन उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, भूल जाओ वर्ब लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ। आप वर्बल को देखो, आप वर्बेटिव को देखो, आप वर्बोस को देखो, क्या सीखने को आपको मिल रहा है? एक चीज कॉमन है, वर्ब। पहली चीज तो आर साइलेंट होता है, इसको वर्ब पढ़ते हैं। वर्बल, वर्बेटिव, वर्बोस, एक चीज कॉमन हो रही है वर्ब। और अगर ये वर्ब यहाँ पर कॉमन हो रही है, तीनों जगह पे वर्ब कॉमन हो रही है, तो इसका क्या मतलब निकल करके आ रहा है? इसका सर एक ही मतलब निकल के आ रहा है। क्या मतलब वो निकल के आ रहा है? इसका मतलब निकल रहा है, वर्बल का मतलब होता है ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू वर्ड्स, इट्स कॉल्ड वर्बल। वर्बेटिव का मतलब होता है वर्ड्स फॉर द वर्ड्स। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों से भरा हुआ। तो वर्ब का मतलब भी कहीं ना कहीं क्या होता है? वर्ड होता है। वर्ड का मतलब शब्द होता है। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, वर्ब का मतलब शब्द होता है, वर्ड होता है। बिकॉज सेंटेंस में वर्ब, किसी भी सेंटेंस में जो उसका जो सेंट्रल एक्शन है, वो जो सेंटर रोल है वो एक्शन है, इसलिए इसको हम लोग एक्शन वर्ड बोल देते हैं। किसी भी सेंटेंस में ज्यादातर, मैं हर सेंटेंस के लिए नहीं कह रहा हूं,
ज्यादातर सेंटेंस के लिए इट प्लेज सेंट्रल रोल। इसका जो सेंट्रल रोल होता है वो एक एक्शन का होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्ब बोल देते हैं। इसलिए इसको हम लोग एक्शन बोल देते हैं। आंसर आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझना चाह रहा हूं? मैं अभी बताऊंगा। एक्शन प्लेज सेंट्रल रोल without it we can't make sentence so we call it क्रिया। हिंदी में सुना होगा आपने क्रिया। वजह ये है, जबकि अगर आप वर्ब के मीनिंग पे जाओगे तो जो वर्ब का लिटरल मीनिंग है, वर्ब का लिटरल मीनिंग यही होता है, वर्ड, और कुछ नहीं होता। क्योंकि एक्शन प्लेज अ सेंट्रल रोल एंड बिकॉज विदाउट इट वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस, सो हम इसे क्या कह देते हैं, हम इसे क्रिया कह देते हैं। बात शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई हो। और अगर ये बात समझ में आ गई है, अब मैं आपको बताता हूं वर्ब की जो डेफिनेशन है, जो होनी चाहिए डेफिनेशन, वो क्या है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। नोट्स बनाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, आराम से घर पे नोट्स बना लीजिएगा। आज पूरा मैं लिख के पढ़ाने वाला हूं। अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये बताने वाला हूं कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है। A verb is used to express, यही लिख देते हैं एक, to express, क्या क्या एक्सप्रेस करता है आप समझना। बीइंग को एक्सप्रेस करता है, डूइंग को एक्सप्रेस करता है, एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट तो हो चुका है, हैपनिंग। बीइंग को एक्सप्रेस करता है, डूइंग को एक्सप्रेस करता है, और हैपनिंग को एक्सप्रेस करता है। चलो पहले एक बीइंग का एग्जांपल लेता हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बीइंग है ये। बीइंग का मतलब होना, हूं। डूइंग, रुक जाओ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन हो गया। एंड हैपनिंग, इट इज रेनिंग, पानी में बरसात थोड़ी ना रहा हूं, पानी तो अपने आप बरस रहा है, इट इज रेनिंग। तो वर्ब क्या है, आपको सिंपल सा समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या है। वर्ब दो चीजें बताती, दो तीन चीजें बताती है, जिसपे आपको ध्यान रखना है कि वर्ब अलग अलग चीजें आ रही हैं। नहीं नहीं आयुष, ऐसा नहीं है, एक एक करके चलो ना। बीइंग को बताती है, डूइंग को बताती है, हैपनिंग को बताती है। सबसे पहले ये डिसाइड करो, तीनों चीजों के बारे में वर्ब बात करती है। केवल एक्शन कह देना तो केवल फिर आप डूइंग की बात कर रहे हो, बीइंग और हैपनिंग को आप छोड़ रहे हो। केवल स्टेटिव कह देना फिर भी गलत हो रहा है। अब जो आप बता रहे हो आयुष या चेतना, जिस चीज के बारे में आप लोग बात कर रहे हो, आप बेसिकली डायरेक्ट उस कैटेगरी की बात कर रहे हो कि अगर हम बीइंग की बात करें तो बीइंग क्या है, स्टेटिव है, जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई मैं टीचर हूं। और जो हमारे सामने डूइंग या हैपनिंग है, ये हमारी डूइंग या हैपनिंग, ये हमारे सामने किसी खास एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। फाइनल टच ये दे पाएंगे, या तो स्टेटिव कहेंगे
या तो उसको स्टेट कहेंगे या तो उसको हम एक्शन कहेंगे। बस नया डिब्बा खट से निकाल दो स्टेपलर का। ठीक है, बोलो इतनी बातें समझ में आई सभी को? आप सभी को समझ में आ गया? फिर से समझा देता हूं, वर्ब जो होती है सेंटेंस में, वो या तो बीइंग के बारे में बात करेगी, या तो डूइंग के बारे में बात करेगी, या तो हैपनिंग के बारे में बात करेगी। डूइंग उसे कहते हैं जिसमें कोई काम किया जाता है और हैपनिंग में काम खुद हो जाता है, बट वो काम ही होता है, एक्शन ही होता है। लेकिन अगर स्टेट है तो वहां कुछ होता नहीं है, वो उसकी स्टेट होती है। शुरुआत में इतनी चीजें समझ लीजिए, इसके बाद अभी मैं धीरे धीरे डेप्थ में आपको लेकर के चलूंगा। कोई डाउट नहीं है, बहुत सही। गुड। ये वर्ब की डेफिनेशन हुई। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बहुत ही क्लियर कट बता दूं कि वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अलग अलग बुक्स में बताए गए हैं। अलग अलग ग्रामेरियन ने अलग अलग टाइप्स बताए, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड उसके टाइप्स बताए गए हैं। कहीं फाइनाइट नॉन फाइनाइट, तो कहीं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो कहीं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो हमें उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें हर टाइप को पढ़ लेना है। आइए शुरू करते हैं, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके टाइप्स में सबसे जो पहला टाइप है वो कौन सा है? सबसे पहले आप बताइए कौन सा टाइप पढ़ा जाए। आइए आज बात कर लेते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा नाम है उसको कहा जाता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आज की क्लास में केवल यही पहला ही टाइप डिस्कस करते हैं हम लोग, ज्यादा टाइप पे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक ही चीज डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। फिर बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करना धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज की क्लास में बस यही डिस्कस करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। देखो, एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब का हेल्प करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। भैया मेरे, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट वगैरह पहचानना मैं आपको सिखा दूंगा। पहले आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर फोकस करिए। ज्यादा मतलब तेजी से अगर सीखने के चक्कर में कई बार हम लोग चीजों को भूल जाते हैं, तो हमें इतना तेज भी होकर के नहीं सीखना होता कि हम चीजों को भूल जाएं, है ना। धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इसे हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हो, इसे ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कह रहे हो, इसके पीछे वजह क्या है? देखो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो वहां पे पक्का कोई ना कोई लॉजिक होगा, पक्का कोई ना कोई उसकी वजह होगी,
कोई खास, कोई सटीक कारण होगा जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। गेटिंग? तो अगर मैं सेंटेंस में कह रहा हूं कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो एम हेल्पिंग वर्ब है, तो आखिर वो हेल्पिंग वर्ब क्यों है? उसके पीछे कुछ वजह होगी। देखो, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अब यहां से चीजों की डेप्थ को समझना, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। अब आपको लगेगा ये तो आप सर मजाक कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब भला मेन वर्ब की हेल्प कैसे करेगी? मैं बताता हूं वो हेल्प कैसे करती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। किस चीज में हेल्प करती है दोस्त? वो हेल्प करती है, सबसे पहला हेल्प टेंस बताने में। अगर एम ना लिखा होता तो क्या आप इसका टेंस बता पाते? मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का हेल्प करती है। इसको अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब असिस्ट्स मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। क्या बताने में? नंबर 1, टेंस बताने में। क्या क्या बताने में हेल्प करती है, चलो जानते हैं। नंबर 1, टेंस बताने में। अगर यहाँ इज एम आर ना लिखा जाए तो क्या आप ये बता पाओगे कि टीचिंग प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है? आपका एक आंसर होगा सर नहीं बता पाएंगे। नंबर दूसरा, सिंगुलर या प्लूरल बताने में, जिसको हम अपनी भाषा में कहें नंबर बताने में। नंबर का मतलब कई लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा, लिख देता हूं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर या प्लूरल बताने में। नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल बताने में। इज लिख दिया गया तो पता चल जाता है कि वह सिंगुलर है, आर लिख दिया गया तो पता चल जाता है प्लूरल है, एम लिख दिया गया तो पता चल जाता है ही होगा सब्जेक्ट। कौन बता रहा है नंबर? अरे वो हेल्पिंग वर्ब बता रही है। हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है टेंस बताने में, हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है नंबर बताने में, और सुनो, हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रही है वॉइस बताने में। देखो अभी हेल्पिंग वर्ब जो आई है ना, वो बता रही है कि मैं एक्टिव में हूँ। पैसिव में होती तो ये पूरा मैं मेन वर्ब के साथ चेंज हो जाती। वो वॉइस बताने में हेल्प करती है, वो नंबर बताने में हेल्प करती है, वो टेंस बताने में हेल्प करती है। तो जो इतना सारा हेल्प करी, और किसका हेल्प करती है? बोले मेन वर्ब का हेल्प करती है। तो जो इतना सारा हेल्प करने का काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? इसका नाम रख दिया गया हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले बोलो यहां तक समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सृष्टि निगम, गुड इवनिंग, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो जो मेन वर्ब का हेल्प करने का काम करती है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। आइए 2-3 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, एक ही हुआ। और एक दूसरा हुआ आई एम विनय मिश्रा। अब आप बताओ कितने सेंटेंस लिखे? दो। और बच्चे को मालूम है बेसिक क्लियर ही नहीं है। अभी आप जैसे जैसे क्लास के अंत में पहुंचोगे आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। अब अगर इस सेंटेंस में पूछो कि एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? बन गए 3 सेट। अगर मैं पूछूं एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? तो देखो, अगर मैं पूछूं एम की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो देखो पहले वाले में तो एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दूसरे वाले में एम हमारा मेन वर्ब है। अब जब किसी के सामने क्वेश्चन धर दो तो कहता है अरे ये कहां से आ गया? देखो ये इस तरह से आ गया
कि ये यहां पर मेन वर्ब दी गई है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब इस मेन वर्ब का हेल्प कर रही है टेंस बताने में, नंबर बताने में, वॉइस बताने में। और जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो वो हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसका करेगी? नहीं समझे बात को? हेल्पिंग वर्ब हेल्प तब करती है जब मेन वर्ब हो। जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प किसका करेगी? इसका मतलब यही हुआ, हेल्पिंग वर्ब हेल्प उसी का करती है जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो, और जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगी। अर्थात एक चीज हम समझ लेंगे कि जब सेंटेंस में, ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग, जब सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाती है। बस इतना ध्यान रखो, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। वही देखो मेन वर्ब बन जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब वो बाद में बताएंगे कि उसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, कपलर कहेंगे, क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, ज्यादा बता देंगे एक ही साथ में कंफ्यूज हो जाओ। अभी वो सब आगे बताएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे। तो जब सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब करेगी क्या? हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगी। चलो बच्चों आ जाओ, जरा मुझे बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है पहले वाले में? दूसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? तीसरे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? चौथे वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है? बस आप लोग कमेंट कर दो प्लीज। चलो बताओ। आंसर नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, चलिए मैं ही बताता हूँ। अरे भैया, यहाँ पर रिटर्न देखो मेन वर्ब है, उसके अलावा जो कुछ बचा बस वही हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और रिटर्न कौन सी वर्ब है? जल्दी बोलो।
रिटर्न मेन वर्ब है। हाई है वेपन में यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी। तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब गायब। आई हैव बीन राइटिंग, तो राइटिंग क्या है, मेन वर्ब। और हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन इल, अब ये बीन क्या है, मेन वर्ब, और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब कितने लोगों को ये पता था, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सबके आंसर आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। अब हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब्स के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, कमेंट करिए। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप होते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब के 3 टाइप होते हैं। जिसको कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और तीसरे को कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल, ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब के नाम हो गए, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमें तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा ना, बेसिक से नहीं पढ़ाएंगे तो बाकी लोगों का लॉस होगा। देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर आती है बी, हैव, डू। अगर कभी मैं कहूं बी की फॉर्म मुझे बताओ दोस्त, तो आप क्या कहोगे, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बी की फॉर्म है। हैव की फॉर्म कहूं तो क्या कहोगे, हैज, हैव, हैड, ये हैव की फॉर्म है। डू की फॉर्म कहूं तो क्या कहोगे, डू, डज, डिड। अगर कभी मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल क्या होती है, कैन, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to। मार्जिनल कौन सी होती है, नीड, डेयर, यूज्ड। अब इनको हम लोग पढ़ाएंगे डिटेल में, परेशान आप लोग मत होइए, इसको मैं पढ़ाऊंगा कम से कम 5-6 दिन लगेगा सब पढ़ाने में मुझको, आप परेशान नहीं होइए। अब मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आप लोगों से डियर ऑल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होती है, मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होती है, या मार्जिनल यही क्यों होती है, या मॉडल यही क्यों होती है। जो मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग वो बताएं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी ये बी हैव डू ही क्यों होती हैं।
आयुष सिंह चौहान आपको पता था, अच्छी बात है बेटा, अब इसका उत्तर दो। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू ही क्यों होते हैं? इसके पीछे एक वजह है। प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू वही क्यों होते हैं, उसके पीछे वजह ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वजह आज की क्लास में नहीं बताना चाहिए, वजह वगैरह कल की क्लास में बताता हूँ, ठीक है। क्लास हम लोगों को टाइमिंग ध्यान रखनी है, 5:15 से लेकर के 6:15 या 6 बजे तक की क्लास हम लेंगे, है ना। जैसा मेरा शेड्यूल होगा, मान लो कभी बिजी हो गए ज़्यादा तो फिर 6 ही बजे तक ले पाएंगे, अदरवाइज 6:15 ले लिया, 6:30 ले लिया, उसका इशू नहीं है, ठीक है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी इस क्लास को हम लोग कल से कल मतलब कल कल की क्लास से हम लोग यहाँ पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी यही क्यों होती हैं, मॉडल यही क्यों होती हैं, मार्जिनल यही क्यों होती हैं, और इसके बाद एक एक चीज़ों को हम लोग डिस्कस करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे और बड़े डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन का समय इस पर लगेगा, एक दिन का समय इस पर लगेगा, 2 दिन, और 6-7 दिन का समय इस पर लगेगा। तो चलो बताने कोई मतलब नहीं है तो आप लोग कहोगे सर क्या बताने लगे। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग तो एक दिन का समय केवल यूज पे ही लग जाएगा, और 2 दिन का समय इस पे लग जाएगा, बाकी 6-7 दिन इस पे लगेगा, और लगभग 3-4 दिन समय इस पे लगेगा। तो लगभग 10 लेक्चर, 10 से 12 लेक्चर कुल हम लोग इसी पर लेने वाले हैं, इतने पे ही। फिर मेन वर्ब डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसटिव एंड ट्रांसटिव, फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट, फिर वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड कंप्लीट प्रेडिकेशन। जब ये सब हो जाएगा तब ग्रामर हम लोगों की शुरू होगी, तब हम लोग फ्रेज डिस्कस करेंगे, क्लॉज डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज वो बेसिक का कौन सा लेक्चर है? 4th लेक्चर है। डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम लोग वेब बेसिक के आज की क्लास में हम लोग वेब बेसिक का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 4 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लें कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। बेसिक बार बार मैं मतलब आपसे कह रहा हूँ बार बार कि वेब बेसिक, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं 50 लेक्चर पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ हम लोग सीख जाएंगे वेब बेसिक में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर सभी लोग जुड़ चुके हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ भाई हम जुड़ चुके हैं। बड़ी खराब आदत है कि लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते। गुड इवनिंग अनुराग कुमार। वह बेसिक का लेक्चर नंबर 4 है आज, ठीक है। आइए कुछ बातें डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक बात करी थी, कल की मतलब लेक्चर नंबर 3 जिसने नहीं देखा वो देख लेगा, लेक्चर नंबर 4 है। तो उस सीरीज में हम लोग बात ये करते हैं कि जो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब होती है, जो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब उसको या तो आप हेल्पिंग वर्ब कह लो या तो आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, ये मैंने मतलब आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। फर्दर हमने आपको ये बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं, मतलब इनमें भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, ठीक है। यहाँ से लिखो, बता चुका हूँ ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, फिर से लिख देता हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरी बताया होगा, मॉडल ऑक्सिलरी बताया होगा, और एक बताया था मार्जिनल ऑक्सिलरी। ये कल मैं बता चुका हूँ, बस हल्का सा रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं इसके अंदर बी की फॉर्म आती है, हैव की फॉर्म आती है, और डू की फॉर्म आती है। बी हैव डू का मतलब, बी का मतलब अगर कभी भी लिखा जाए तो आप लोग समझेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, ये किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म में। हैव कभी भी लिखा जाए तो आप लिख दोगे हैड, हैव, हैड, और डू कभी लिखा जाए तो आप लिख दोगे डू, डज, डिड। ये फॉर्म नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, मतलब ये बेसिक है।
अगर कभी मैं आपसे कहूँगा बी की फॉर्म, तो बी का मतलब इज एम आर वाजवर है। हैव की फॉर्म का मतलब है हैज हैव हैड, और डू की फॉर्म का मतलब है डू डज डिड। मॉडल्स की अगर हम बात कर लें तो हमारे सामने सर्टेन मॉडल्स हैं, जैसे विल हो गया, वुड हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, ठीक, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ऑट हो गया। ऑट के साथ टू ऐसे लिखा जाता है क्योंकि वो इन्फिनेटिव होता है, ऑट का मतलब भी शुड ही होता है, ऑट हो गया। मार्जिनल के अंदर अगर हम लोग बात कर लें तो नीड है, डेयर है, यूज्ड है, ये मार्जिनल है। अब बच्चों इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि प्राइमरी कहा गया इसी को क्यों कहा गया, मॉडल कहा गया तो इसको क्यों कहा गया, मार्जिनल कहा गया तो इसको मॉडल क्यों कहा गया, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभय सिंह, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? अभय हमारे बहुत करीबी लोगों में से हैं। चलिए, मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर देंगे एक बार, कि अगर ये जुड़ा हुआ, मतलब ये अगर सेंटेंस फ्रेम हम लोग कर रहे हैं तो इस ओके, आयुष सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। बस इसी तरह ईमानदारी से जुड़े रहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब जो बात करनी है हम लोगों को, धीरे धीरे इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं एक चार्ट ले लेता हूँ। चार्ट लेने से क्या है, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इसका कलर भी तो चेंज होता होगा, क्यों मन? कलर भी तो चेंज होता होगा। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे रंग का यूज करके लिख लेंगे। हम यूपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा डाउट ये था, प्राइमरी सही से लिख देता हूँ। प्राइमरी मॉडल मार्जिनल, ये है। वो कौन से एट्रीब्यूट हैं कि इसको हम लोग प्राइमरी कहते हैं, या हम प्राइमरी इसको क्यों ही कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या होती है? राज वर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई।
क्या वजह होती है कि इसको आप लोग प्राइमरी बोलते हो, क्या वजह होती है कि इसको आप लोग मॉडल बोलते हो, प्राइमरी बी हैव डू ही क्यों है? तो देखो उसके पीछे की वजह जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, जो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों का काम करे, उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, तो आप उसको सिंपल सा उत्तर दोगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगी और मेन वर्ब का भी काम करेगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कहा जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी? प्राइमरी ऑक्सिलरी का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स किसे कहते हैं? जो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करे, ये कभी मेन वर्ब बनने का काम नहीं कर सकती, उसको मॉडल कहा जाता है। मार्जिनल किसे कहते हैं? मार्जिनल उसे कहते हैं जो सेंटेंस में मॉडल बनने का भी काम करे और सेंटेंस में मेन वर्ब बनने का भी काम करे, उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कहते हैं। आई थिंक इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब जो डाउट बनता है बच्चों के दिमाग में प्रायः, वो डाउट मैं आप लोगों से पूछता हूँ। डाउट सबसे पहला तो ये बन जाएगा कि अगर देखा जाए मॉडल जो है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। भाई मॉडल अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो यहाँ पर भी तो हेल्पिंग वर्ब हम लिख सकते हैं, मॉडल की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दें। फिर से समझो, मॉडल की जगह मॉडल हेल्पिंग वर्ब का केवल काम करती है, तो अगर मार्जिनल मॉडल और मेन वर्ब का काम करती है तो मॉडल की जगह हम हेल्पिंग वर्ब लिख दें, और इसकी जगह जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख दें तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ये भी काम कर रही है। ध्यान से देखो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम ये भी कर रही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन बन गई होगी। अब देखना, इस कंफ्यूजन को दूर करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। चेतना गुड इवनिंग। अब इसको दूर करने का मैं तरीका बताता हूँ, तरीका ये बताता हूँ मैं, उस तरीके को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो प्राइमरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, इस हेल्पिंग वर्ब में ध्यान दीजिएगा, इस हेल्पिंग वर्ब में नंबर का एट्रीब्यूट है, नंबर का एट्रीब्यूट है। नंबर का एट्रीब्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि इस हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। इस हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? इस हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर भी बन जाता है और इस हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल भी बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? मेरी बात ये समझ में आई कि जो प्राइमरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है, प्राइमरी वर्ब वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी वाली है? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप तुरंत उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। ये ये थोड़ा रंग हल्का चल रहा है, डार्क रंग देना पड़ेगा। आप तुरंत उसको कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सी प्राइमरी वर्ब वाली, प्राइमरी वर्ब वाली कौन सी हैं? बोलो, बी, हैव, डू। बी, हैव और डू, ये जो प्राइमरी वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके अंदर सिंगुलर या प्लूरल बनने का एट्रीब्यूट होता है। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, कौन वाली हेल्पिंग वर्ब भैया? बोले जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके अंदर नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, नंबर का एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं होता। कहने का मतलब ये मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना करती। तो इसका मतलब जो मार्जिनल होगी उसके साथ दो चीजें हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। दो बातें कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं, पहले बताइए यहां तक बात आपको समझ में आ गई? कमेंट करके बता दें यहां तक बात समझ में आ गई है? क्लियर विजिबल हैं चीजें? यार फोटो में तो हम बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज। ओके राज, आयुष, अनुराग, श्रेय।
अब हम लोग थोड़ा सा लेंगे, मॉडल नहीं समझ में आ रहा चेतना, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमें इतना क्लियर होगा कि ये प्राइमरी है, कल मैंने पढ़ाया था, और ये भी क्लियर होगा कि ये मॉडल है। दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी जितनी भी होती हैं उनमें सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है, इस बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर कभी भी सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं कि आई एम, ही के साथ इज लगा देता हूं, वहीं अगर यू को लिखा जाए तो यू के साथ आर लगा देता हूं। ही लिखा जाए तो हैज लगा दूंगा, यू लिखा जाएगा तो हैव लगा दूंगा। ही लिखा जाएगा तो वाज लगा दूंगा, यू लिखा जाएगा तो वर लगा दूंगा। तो जो प्राइमरी वाली हेल्पिंग वर्ब है, यानी वी हैव डू की जो फॉर्म है, उनमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है, यानी वो सिंगुलर या प्लूरल होती हैं। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, ऑट है, मस्ट है, मस्ट तो मैं भूल ही गया था लिखना, या मस्ट को भी ऐड करो, यहाँ पर मस्ट को भी ऐड करो, ये सब जो है इनको चाहे सिंगुलर के साथ यूज करो चाहे प्लूरल के साथ यूज करो, एज इट इज बनी रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल लिख करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही लिखा तो भी कैन, यू लिखा तो भी कैन, आगे जो लिखना चाहो वो लिख दो तभी सही होगा। मतलब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें सिंगुलर प्लूरल यानी नंबर का एट्रीब्यूट होता है, देखो तो। लेकिन जो मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, बट प्राइमरी ऑक्सिलरी की हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है, और मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर या प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। सबसे पहले हमें इतना क्लियर करना है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? हर्ष शुक्ला, जय हिंद भाई। हर्ष शुक्ला, यू आर रोहन ना? जितना बात समझ में आ गई? चलो, जब ये बात समझ में आ जाए तो अब चलते हैं मार्जिनल की तरफ। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो सेंटेंस में मार्जिनल होगी, मार्जिनल किसका काम करेगी? मॉडल का काम करेगी या तो मेन वर्ब का काम करेगी। तो मेरी बात एक चीज और समझ लीजिएगा, जब सेंटेंस में ये मॉडल का काम करेगी तब तो एक चीज बड़ी क्लियर सी हो गई ना। जब सेंटेंस में मार्जिनल ऑक्सिलरी मॉडल का काम करेगी तो एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि उसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जब वो मेन वर्ब का काम करेगी तो उसमें नंबर का एट्रीब्यूट होगा। मेन वर्ब में नंबर का एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। देखो, देखो मेन वर्ब में कैसे नंबर का एट्रीब्यूट होता है। ही लिखा गया है तो गो जाएगा, और दे लिखा गया है तो गो आएगा। देखो ये सिंगुलर है, देखो ये प्लूरल है। ही के साथ गोज कर देते हैं, दे के साथ गो कर देते हैं। तो जब इस मार्जिनल को हम मॉडल मानेंगे तो नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होगा, सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होगा। और जब उसको हम मेन वर्ब मानेंगे तो सिंगुलर या प्लूरल का एट्रीब्यूट होगा। अब डाउट ये है कि हम जाने कैसे कि वो मार्जिनल है, हम जाने कैसे कि वो मार्जिनल है, कब कैसे जान ले वो मॉडल है। ये सब पे हम बात करेंगे, पहले इतना बताएं, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा रोहन भाई, अपनी बात को मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं और यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है,
ये मार्जिनल ऑक्सिलरी है। प्राइमरी ऑक्सिलरी जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होता है। मॉडल जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। मार्जिनल चूंकि मॉडल का भी काम करेगी, मेन वर्ब का भी काम करेगी, तो मार्जिनल जब मॉडल का काम करेगी तब तो सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होगा, लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करेगी तब इसमें सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट होगा। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा था। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक ऑल क्लियर हो तो बोल दीजिएगा। क्लियर है? कमेंट कर दीजिए भाई सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। क्लियर है रोहन? क्लियर है श्रेय? आयुष सिंह चौहान क्लियर है? चलो आइए बातें करते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है? तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी बी हैव डू क्यों है, तो आप बता दोगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का दोनों का काम करती है। कैसे करती है वो कुछ एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, आज मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अगर मैं लिखूं आई डू नॉट गो देयर, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई मदर, तो एक बात बताना, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, मेन वर्ब कौन है? आराम से बता दोगे ये हेल्पिंग वर्ब है और वो हमारी मेन वर्ब है। अच्छा, इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है और डू कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। तो सीखने को ही मिल रहा है जो डू है उसको सेंटेंस में हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं, उसको सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी ऑक्सिलरी हो गई? ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो जिसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करें, एज अ मेन वर्ब भी यूज करें, उसी को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। बी हैव डू इसी के पार्ट है। जब उसको हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसमें नंबर का एट्रीब्यूट होता है। देखो आई के साथ डू लिखा, अब अगर यहीं लिख दिया जाए तो डू नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, डज आएगा। देखो नंबर का एट्रीब्यूट है उसमें हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कल की क्लास से लेके अभी तक मैं यही समझा रहा हूँ। ओके चेतना, ओके राज। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, आज की क्लास में हम लोग बात कर, केशव बातें नहीं, क्या है? फिर क्यों बातें कर रहे हो बेटा? हम्म? इट इज नॉट अ प्लेस फॉर यू टू प्ले हियर। हैव यू डन योर होमवर्क? देन व्हाई यू आर सिटिंग हियर? गो डाउन स्टेयर्स एंड डू योर होमवर्क। चलो, जब ये बातें समझ में आ जाएं तो अब की बार हम लोग स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे इससे, क्योंकि कंपटीशन का मेजर हिस्सा यहीं से पूछा जाता है, मार्जिनल मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मार्जिनल क्या है? मार्जिनल के अंदर आपको पता ही होगा, तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।
बस इन्हीं को डिस्कस करना है, ठीक है। और इनमें भी एक दिन का पूरा समय ले जाएगा। मैं बता देता हूँ किस पे कितना समय लगेगा। एक दिन का समय इस पे लगेगा और एक दिन का समय इस पे लगेगा, तब जाके क्लियर होगा। लिसन, नीड और डेयर को दो तरह से सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। यहां से समझिएगा, यहां से आपके कंपटीशन का जोन बनेगा। यहां से कंपटीशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इंग्लिश को अगर आप एज ए सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये एकदम बेसिक क्लियर होना चाहिए। नीड को और डेयर को सेंटेंस में दो तरह से यूज करते हैं। नीड डेयर को किसी एक को उठा लो, एक का मतलब है आवश्यकता होना, दूसरा का मतलब है साहस होना। तो नीड को और डेयर को सेंटेंस में दो तरह से यूज किया जाता है। टू, कौन कौन से दो तरह से यूज किया जाता है? नीड और डेयर को सेंटेंस में आप चाहो तो एज अ मॉडल यूज करो, और आप चाहो तो एज अ मेन वर्ब यूज करो। बस यही दो तरीके हैं। अब कैसे कब से पहचानना है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, वो सब मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। पहले आप समझो। देखियो, मैं क्लास की स्पीड को इस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते चलोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से आप नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा, उनकी 1 घंटे क्लास है, 4 घंटा नोट्स बनाने में समय चला जाता है। अब बच्चा पढ़े कि नोट्स बनाए, आधा ध्यान ते ही जाता है, हे भगवान कब रुकेंगे ही। तो नीड और डेयर को हम मॉडल और मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सब बातें बाद में करेंगे बेटा। पहले ये सीख लेते हैं कि मॉडल की करेक्टरिस्टिक क्या क्या है मॉडल के। देखो, मॉडल का करेक्टर तुमको बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल। मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मॉडल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही होता है कि मॉडल में, मैं बाइलिंगुअल नोट्स दिखा रहा हूं, नंबर, नंबर अर्थात सिंगुलर और प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। मॉडल में अगर कभी कोई कहे कि मॉडल में किसका एट्रीब्यूट नहीं होता, तो उसको आप तुरंत बता दीजिएगा कि मॉडल में सिंगुलर प्लूरल यानी इन सब चीज़ों का एट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, मॉडल में कभी भी किसका एट्रीब्यूट नहीं होता? नंबर का, सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि मॉडल में नंबर, सिंगुलर प्लूरल का एट्रीब्यूट नहीं होता। पहला पॉइंट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही कैन गो देयर, ही कैन गो देयर। दूसरा मैं लिख रहा हूं, दे कैन गो देयर। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ही कैन्स गो देयर, तो क्या ये सही है? आप कहोगे सर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम ही कैन्स नहीं करेंगे, ही कैन ही करेंगे, क्योंकि मॉडल में एस आई एस नहीं लगता। मॉडल में नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, मॉडल में एस आई एस नहीं लगता। क्या मतलब? मतलब हम कहेंगे ही कैन गो देयर, ही कैन्स गो देयर नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडल में एस आई एस नहीं लगा सकते। मॉडल ही के साथ भी वही है, दे के साथ भी वही है, उसमें नंबर का एट्रीब्यूट नहीं है। वो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, वो सबके लिए बराबर है, क्योंकि वो इंटेंशन है। सिंगुलर प्लूरल एक्शन वर्ब्स का होता है, सिंगुलर प्लूरल उन वर्ब्स का होता है जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। इसका सिंगुलर या प्लूरल नहीं हुआ करता। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गई हो।
तो मॉडल में प्लूरल सिंगुलर का एट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए यहाँ से यस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक बात, तो मॉडल में नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता, मतलब अगर इसको हम शॉर्टकट में समझना चाहें तो एक चीज़ समझ सकते हैं कि मॉडल के साथ कभी भी यस या यस जोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि मॉडल में कभी भी यस या यस जोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। मॉडल में कभी भी यस या यस जोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। मतलब गलती करोगे तो पाप हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या समझनी है, दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि जब कभी भी सेंटेंस में हम लोग मॉडल को यूज करते हैं तो मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो मॉडल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, अब वर्ब की बेस फॉर्म आती है, कभी भी मॉडल के साथ अगर हमें लगाना हुआ टू के साथ बेस फॉर्म तो क्या हो जाएगा, गलत होता है, वो गलत होता है। देखो एग्जांपल देखो, अगर मुझे लिखना हुआ, मैं कह रहा हूं ही कैन गो, तो ये सही मानोगे, या ही कैन टू गो ये सही मानोगे। तो आप कहोगे सर ये सही है ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो मॉडल लिखी हुई है कैन, उसके साथ सीधे बेस फॉर्म आ जाएगी, टू वाली फॉर्म उसके साथ नहीं आती। बस यही दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडल के, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक यही दो हैं, बाकी और भी हैं बट वो समय आने पर सिखाएंगे, क्योंकि मॉडल भी पूरा पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी इतना सीख लो कि मॉडल के अंदर दो एट्रीब्यूट नहीं होते, एक तो उसमें एस या एस नहीं लगता, दूसरा उसके साथ टू नहीं आता। इतनी बात पहले बताओ, समझ में आ गई। क्लियर है सर? चलो, अब जब कभी सेंटेंस में हम लोग नीड को यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब, देखो अब अगर नीड और डेयर को हम लोग सेंटेंस में मॉडल बना के यूज करें, मेन वर्ब तो बाद में डिस्कस करेंगे, नीड और डेयर को अगर सेंटेंस में हम एज अ मॉडल यूज करें, समझिए, नीड और डेयर को सेंटेंस में अगर हम एज अ मॉडल यूज करें तो इसके अंदर भी वही दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे। कौन कौन से एट्रीब्यूट आ जाएंगे, पहला, इसके साथ हम कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, इसके साथ कभी भी टू वी वन का प्रयोग नहीं करेंगे। दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे, कब, जब नीड और डेयर को हम एज अ मॉडल यूज करेंगे। और जब नीड और डेयर को हम एज अ मॉडल यूज नहीं करेंगे तो फिर एस या एस अगर लगाने की जरूरत पड़ती है सिंगुलर प्लूरल देख के तो लगा देना, और टू वी वन तो परमानेंट लगाते रहना। लेकिन एक लर्नर कैसे जानेगा कि नीड या डेयर मॉडल है या मेन वर्ब है, वो एक लर्नर कैसे जानेगा, डाउट ये है। एक लर्नर कैसे जानेगा, देखो उसको जानने का मैं तरीका बताता हूं। जैसे सेंटेंस लिखा, अब बताना है सही या गलत है। सही है, आई नीड नॉट टू गो देयर, सोचो समझो उत्तर दो। चलो, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चंस का मुझे आंसर दो।
आई हैव नॉट प्लेड। मुझे ये बताना इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। पूछने वाली कोई बात है? हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड हमारी मेन वर्ब है। अरे बाबा ये पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ मुझे ये बताओ नॉट कहाँ लगा है। डाउट मेरा है नॉट कहाँ है। कहाँ है का क्या मतलब है? नॉट कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले? बताओ नॉट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है या मेन वर्ब के पहले है? अभी दोनों उत्तर सही लगेंगे आपको कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद भी है, मेन वर्ब के पहले भी है। लेकिन थोड़ा सा इसको सेंटेंस में अगर हम लोग इंप्रूव करें, सेंटेंस को इस फॉर्म में लिखें, इंट्रोगेटिव बना दें। अब रिप्लाई करो, नॉट कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के पहले? तो आपका रिप्लाई होगा नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखने को हमें मिल रहा है। कॉन्सेप्ट क्या निकल करके आ रहा है? कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर मेन वर्ब। नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर मेन वर्ब। नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो नॉट अगर हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है तो जरा पीछे चलो, जरा नीड को टच करो। नीड दो ही चीज हो सकती है, या तो ये मॉडल है या तो ये मेन वर्ब है। अगर ये मॉडल है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। बोलो, दो ही चीज तो है, नीड या तो हेल्पिंग वर्ब है या तो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल, ऐसे समझो। अब एक बात बताओ, नॉट कहाँ लगा है? नॉट कहाँ लगा है? नॉट लगा है, नॉट लगा है नीड के बाद। नॉट कहाँ लगा है? नॉट लगा हुआ है नीड के बाद। नॉट कहाँ लगा है? नीड के बाद। तो नीड अगर मेन वर्ब है तो नॉट उसके बाद कैसे लग गया? इसका मतलब मेन वर्ब कौन है? गो है। तो अगर गो हमारी मेन वर्ब है तो नीड कौन सी वर्ब हो गई? मॉडल। और मॉडल के साथ टू नहीं आता, केवल वी वन आता है। सेंटेंस सही हो गया। ही नीड्स नॉट कम हेयर। बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है? फिर से वही करो, नीड को पकड़ो। नीड या तो मॉडल होगा या तो मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है तो नॉट इसके पहले आना चाहिए था। नॉट बाद में क्या कर रहा है? इसका मतलब नीड मेन वर्ब नहीं है। नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और नीड अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब नीड क्या है? मॉडल। और मॉडल में नंबर का एट्रीब्यूट नहीं होता। तो ही नीड नॉट कम हेयर। हाँ, इसको एज अ मेन वर्ब आप यूज कर लो, इसको आप मेन वर्ब बनाओ, ऐसे लिखो, ही नीड्स टू कम हेयर। लो, बिल्कुल सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीड क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और टू बी वन उसके साथ लगा दिए। मेन वर्ब बना रहे हो तो एस आई एस लगाओ, लेकिन जब उसको मॉडल बना दोगे तब फिर ना एस आई एस लगा पाओगे ना टू बी वन लगा पाओगे। और मॉडल हम कैसे पहचाने? एक ही तरीका है, कंक्लूजन ले लो। नीड को और डेयर को जब इनके साथ आप इनके बाद नॉट को देखा करो तो समझ जाया करो कि यहाँ पर कोई मेन वर्ब आई हुई है, और ये किसका काम कर रही है? ये काम कर रही है मॉडल का। और अब चूंकि ये मॉडल का काम कर रही है तो इसमें दो एट्रीब्यूट कॉमन हो गए, ना तो इनके साथ यस या यस आएगा, ना तो इनके साथ टू वी वन आएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका इंट्रोगेटिव न जाने क्या क्या टाइप, अभी मैं सब कल डिस्कस करूंगा।
अभी बस ये इंट्रोडक्शन है। डियर लर्नर्स, कल की क्लास में जो बातें डिस्कस करी गई थी, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज हमारा वर्ब का बेसिक, क्योंकि बेसिक ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका लेक्चर नंबर 5 है। कल तक की क्लास में हमने नीड को और डेयर को सीख लिया है। एक बार मैं हल्का सा रिवीजन कर देता हूँ कि सेंटेंस में अगर मैंने लिखा कुछ इस तरह से कि ही नीड्स टू गो, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। वजह क्या है? क्योंकि नीड यहाँ पर मेन वर्ब है और ही चूंकि सिंगुलर है तो उसमें एस लगाना पड़ेगा और उसके साथ इंफिनिटिव टू V1 भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर कभी भी हम इस तरीके सेंटेंस लिखें और लिखें ही नीड नॉट टू गो या ही नीड्स नॉट टू गो, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। बेसिकली नॉट लगने से वो मॉडल नहीं बना है। बात यह है कि नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, तो मेन वर्ब कौन सी मानी जाएगी? गो। और मेन वर्ब के पहले आता है मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, फिर ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है, अर्थात ये मॉडल है। ये मॉडल है तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी, तो टू यहाँ नहीं लगेगा। ये सारी बातें कल की क्लास में हमने डिस्कस करी थी। आज की क्लास में ये सब हमें डिस्कस नहीं करना है। ये कल की क्लास में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने में खुद को बेकार लगता है। आज की क्लास में भैया जो चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो चीज़ें कौन सी डिस्कस करनी है? क्या डिस्कस करना आज? हाँ, चूँकि हम लोग आपको हल्का सा एक ग्राफ देने की कोशिश करेंगे कि वर्ब के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। मैं हल्का सा एक ग्राफ दे दूं, इसके बाद आगे बढ़ूं। और हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की वर्ब आपको देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी देखने को मिलेगी। इसी को डिस्कस करते करते हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने कहा था मार्जिनल के अंदर भी आपको 3 देखने को मिलेंगी, नीड, डेयर और यूज्ड। इन 3 के बारे में बात की गई थी, जिसमें से नीड और डेयर में डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं यूज डिस्कस करूंगा आज। तो आज की पूरी वीडियो में हम लोग केवल और केवल यूज्ड को डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो से मॉडल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर धीरे से प्राइमरी को स्टार्ट कर देंगे, तब जाके हम वर्ब के हेल्पिंग वर्ब वाले एरिया को कवर कर पाएंगे। फिर मेन वर्ब पे चलेंगे, फिर ट्रांसटिव पे चलेंगे, इंट्रांसटिव पे चलेंगे और एक सीक्वेंस में चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है यूज्ड। यूज्ड क्या होता है, आइए डिस्कस किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे लर्नर हो, इसलिए आप लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यूज्ड के बारे में आ ही गया है यूज, थोड़ी सी बातें कर ली जाए। यूज्ड क्या होता है भाई? कमेंट करें यूज्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूज ऑफ यूज्ड की, कि सबसे पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। वेयर टू यूज यूज्ड, तो सबसे जो पहला यूज निकल करके वो आता है, वो ये आता है कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताता है। ये क्या बताता है यूज्ड? अगर कोई आपसे पूछ ले यूज्ड क्या है, तो आप एक लाइन में आंसर कर देंगे कि यूज्ड पास्ट की हैबिट बताता है। ठीक है। अच्छा, जब यूज पास्ट की हैबिट बताता है उस समय यूज्ड को हम मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। जब यूज पास्ट की हैबिट बताता है उस कंडीशन में यूज्ड को कैसे ट्रीट किया जाता है? एज अ मॉडल ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसके साथ टू और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसका जो मीनिंग निकलता है, मीनिंग निकलता है बट नॉट नाउ। इसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ, ये ध्यान रखना है। तो जब कभी सेंटेंस में यूज्ड को हम एज अ मॉडल यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, जब कभी सेंटेंस में हम यूज्ड को एज अ मॉडल यूज करते हैं तो उसके साथ टू V1 आता है, पहला पॉइंट, और उसका मीनिंग होता है बट नॉट नाउ, दूसरा पॉइंट। और ये करता क्या है? तो आपको ध्यान रखना होगा, इट शोज हैबिट ऑफ पास्ट, हैबिट ऑफ पास्ट दैट इज नॉट वैलिड इन प्रेजेंट। ये पास्ट की हैबिट के बारे में बात करता है जो प्रेजेंट में वैलिड नहीं है। ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। एक बात और भी यहीं से आपको ध्यान रख लेनी है कि इस यूज्ड को जब कभी भी हम यूज करते हैं, कहाँ पर? इस यूज्ड को जब हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट बताने के लिए, तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो इसी के बराबर मीनिंग देता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो इसको हम इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लिखता रहता हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल की चीज़ें अधूरी सी लगती हैं, फिर भी मैं और एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ। आइए कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बातें कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा आई यूज्ड टू प्ले चेस। तो आई यूज टू प्ले चेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं चेस खेला करता था बट अब नहीं खेलता। इसका मीनिंग यही है। इसका अगर मीनिंग निकाला जाए तो इसका मतलब यही निकलेगा कि मैं चेस खेला करता था बट अब नहीं खेलता। आई यूज टू प्ले चेस। चलो छोड़ो इस बात को। आई यूज टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था। इसका मतलब क्या है? अब नहीं जाता। तो इसका जो दूसरा मीनिंग निकल रहा है, जो इसमें हिडन मीनिंग है, उसका हिडन मीनिंग यही है, बट नॉट नाउ। आई यूज टू गो देयर, इट मीन्स बट नॉट नाउ। अब नहीं जाता, पहले जाता था। ये पास्ट की हैबिट है। जब पास्ट की हैबिट में यूज को यूज किया जाता है तो यूज एक मॉडल होता है जिसके साथ 2+V1 आता है। और इसको अगर रिप्लेस करना चाहें, जो सबसे ज़रूरी फैक्ट मुझे लगता है बताने वाला है, उसको हम वुड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई, और यहाँ लिख सकते हैं वुड गो देयर। इसका भी वही मीनिंग निकलेगा जो मीनिंग आपके पहले सेंटेंस का है। इसका भी मीनिंग यही आएगा, आई वुड गो देयर का भी मीनिंग यही आएगा, बट नॉट नाउ। इतनी बात मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गई होगी। मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है कि समझ में आई गई होगी। ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकता है। दिव्यांशु गुड इवनिंग। चेतना कह रही हैं कि लुकिंग डिफरेंटली गुड एंड मोर फेयर टुडे सर जी। ओके, थैंक यू। मैं अभी यूज्ड को सब बताऊंगा, मॉडल एडजेक्टिव वर्ब सब बना के बताऊंगा। आज की पूरी क्लास केवल यूज्ड के ऊपर होगी। आज की पूरी क्लास केवल और केवल यूज्ड के ऊपर होगी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। वो बातें मैं ये करता हूँ कि मान लो अगर इसका हमें निगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? भाई अगर इसका निगेटिव बनाना हुआ तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो कई सारे महान भाव हैं, कहते हैं डिड नॉट यूज टू कर दो। बिल्कुल कर सकते हो। आई डिड नॉट यूज टू गो देयर कर लो। और ये भी कर सकते हो आई यूज नॉट टू गो देयर। दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं और दोनों ही निगेटिव माने जाते हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पास्ट की हैबिट बताने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है। पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपका बहुत प्यार भरा उत्तर होगा कि पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू को यूज किया जाता है या वुड को यूज किया जाता है। चलो अच्छी बात है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। आपके सामने दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है। मुझे बस आप इतना बताएं कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या सब सही है या सब गलत है।
खैर मैं आपके कमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बचपन से पढ़ाया गया है, एक चीज़ पढ़ाई गई है। मुझे नहीं मालूम कि किसने पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, क्या दुश्मनी थी, बट एक चीज़ आपको बचपन से पढ़ाई गई होगी। सेंटेंस में जब कभी भी यूज्ड को लिखा जाता है तो बता दिया जाता है यूज्ड टू इज इक्वल वुड। ये हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। जैसे पिछली वाली स्लाइड में मैंने भी किया था कि दोनों ही पास्ट की हैबिट के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, कर लिया जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनमें भी डिफरेंस होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है आप उसको सीखो। यूज्ड टू जो होता है सेंटेंस में, पहले मैं बता दूं इसमें गलत कौन कौन है, नहीं तो आपका दिमाग जो इंसानी दिमाग होता है बड़ा खतरनाक होता है। वो सोच रहा होगा क्यों बता रहे हो, पहले मुझे बताओ सही कौन है गलत कौन है। तो देखो, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होंगे। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो यूज टू होता है वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों तरह की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो वुड होता है वो केवल और केवल फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो चाहे यूज टू लगाओ चाहे वुड लगाओ, लेकिन अगर मेंटल है तो केवल और केवल यूज टू ही आएगा। इसी बात को मैंने लिखा है कि यूज्ड टू का जो सेंटेंस में यूज होता है वो मेंटल फिजिकल दोनों एबिलिटी बताने के लिए किया जा सकता है। लेकिन जो सेंटेंस में वुड है वो केवल फिजिकल ही एक्टिविटी के बारे में बात करता है। ठीक है। अब अगर आप इस अपने सेंटेंस को समझोगे, कहाँ गया सेंटेंस, ये है। अगर आप इस सेंटेंस को समझोगे, आई यूज टू प्ले चेस, तो चेस खेलना एक मेंटल एबिलिटी है। अब चूंकि चेस खेलना एक मेंटल एबिलिटी है तो मेंटल एबिलिटी के लिए यूज टू तो सही हो जाएगा, बट मेंटल एबिलिटी के लिए वुड कभी सही नहीं हो पाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन क्रिकेट खेलना एक फिजिकल एबिलिटी है तो फिजिकल के लिए तो यूज सही भी है और वुड भी साथ ही साथ सही है। शायद अब आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए, समझ में आ गया हो तो एक बार यस नो लिख दीजिए। चेतना, दिव्यांशु, श्रेय, सभी लोग। चलिए, हो गया ये। तो ये हमने सीखा यूज्ड को एज अ मॉडल। अच्छा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पेपर में। क्या है, मेरे में कमेंट नहीं शो हो रहे हैं। आ गया। क्लियर है? ओके। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था।
कि वह मेरे बचपने में मेरा दोस्त हुआ करता था। ही वुड बी माई फ्रेंड, ही वुड बी माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। इसी बेस पर, इसी बिहार पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया होगा। माई चाइल्डहुड तो रहेगा ही रहेगा, रेफरेंस कैसे हटा दोगे? देखो इसका क्वेश्चन ऐसे ठीक करेंगे। होना एक स्टेट है, कोई एक्शन नहीं है, एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। दोस्त होना, दुश्मन होना, ये सब स्टेट हैं। और मैंने भी आपसे कहा मेंटल स्टेट हो या कोई स्टेट हो, उसके लिए क्या लगाएंगे? यूज टू। फिजिकल के लिए केवल वुड लगाया जा सकता है, उसके अल्टरनेटिव में हमेशा नहीं लगाया जा सकता। तो ये मेंटल स्टेट है, तो यहाँ वुड कभी नहीं लगा पाओगे, यहाँ तो हमेशा यूज टू ही लगाना पड़ेगा। यूज टू बी माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। चलो इतनी बात शायद समझ में आ गई हो। चलो जब ये भी बातें समझ में आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब सेंटेंस में यूज्ड को एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, तो पहला जो यूज्ड का हमने इस्तेमाल देखा ये है नंबर 1, जहाँ पे हमने यूज्ड को डिस्कस किया, ये पास्ट की हैबिट बताता है। अब हम लोग नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा मुझे यूज्ड को उसी फॉर्मेट में। यहाँ एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूज्ड को। अरे यार मिटा दिया हमने, कोई नहीं। यहाँ फिर से हमने यूज्ड को यूज कर लिया है एक बार से, और अब की बार फिर मैं बताने जा रहा हूँ कि जो यूज्ड होता है यूज्ड सेंटेंस में, नंबर दूसरा यूज है यूज्ड का ये, कि यूज्ड एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। यूज्ड एक एडजेक्टिव का भी काम करता है। अभी मैंने क्या बताया था कि यूज्ड किसका काम करता है? मॉडल का काम करता है। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यूज्ड किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। तो जब यूज्ड एक एडजेक्टिव का काम करता है, जब यूज सेंटेंस में यूज किया जाता है और यूज्ड को सेंटेंस में हम यूज करते हैं एक एडजेक्टिव की तरह, तो यूज्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? यूज्ड का मतलब होता है अकस्टम्ड, हैबिचुएटेड, ये इसका मीनिंग होता है जब यूज्ड को हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज का आदी होना, किसी चीज का आदी होना, किसी चीज के आप आदती हो। और इस कंडीशन में जब टू आता है, मतलब चाहे वो यूज्ड के बाद आए, चाहे वो कस्टम्ड के बाद आए, चाहे वो हैबिचुएटेड के बाद आए, तो ये वाला जो टू है ये कुछ और नहीं होता, ये वाला टू प्रीपोजिशन होता है। पहले कमेंट करो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। कहने का मतलब है जब यूज्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये मत सोचना कि कैसे पहचाने यूज्ड एडजेक्टिव है, वो हम अभी बताएंगे। अभी आप बस इतना समझो कि यूज्ड को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो यूज्ड का मतलब अकस्टम्ड होता है, हैबिचुएटेड होता है, और उस कंडीशन में जो टू यूज किया जाता है वो टू प्रीपोजिशन होता है। और आपको छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी सेंटेंस में मैं लिखूं आई एम,
आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। मैं पत्ते खेलने का शौकीन था। कार्ड्स का मतलब ताश के पत्ते। तो एक चीज मुझे बताना, ये ऑफ क्या है? जिसको नहीं पता उसको पता होगा कि ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है। और अगर ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो क्या सीखने को मिला कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं मालूम है वो यहाँ से नोट कर लेगा। लाइफ टाइम के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है ये कि प्रीपोजिशन जब भी लिखा जाता है तो प्रीपोजिशन के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। जब भी प्रीपोजिशन लिखोगे तो उसके साथ 100% है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लिखोगे। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो अगर इस वाले टू को हम प्रीपोजिशन मानेंगे तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इसके साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। लेकिन समस्या ये है कि हम जाने कैसे कि यूज्ड हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि यूज्ड हमारा मॉडल का काम कर रहा है, ये हम कैसे जाने? समस्या ये है। ये वाला गेट बंद कर दीजिए। चलिए, तो आइए सीखते हैं इस बात को भी कैसे जानेंगे हम लोग। मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी यूज्ड के पहले कोई वर्ब आ जाए, बी की फॉर्म आ जाए, गेट की फॉर्म आ जाए, कोई वर्ब आ जाए, बी की फॉर्म जिसको नहीं मालूम है उसको पता होना चाहिए। बी जब कभी भी लिखा करूँ बी की फॉर्म, उसका मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, बी की फॉर्म का यही मतलब होता है। खैर वाज वर तो आएगा नहीं, क्योंकि पास्ट के हैबिट के लिए सिंगल यूज टू ही पर्याप्त है। तो जब कभी भी आपको समझना है यूज्ड के पहले बी की फॉर्म या गेट की फॉर्म आ जाए, उस कंडीशन में जो टू लिखा जाएगा वो टू क्या माना जाता है? प्रीपोजिशन माना जाता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है किसी चीज का हैबिचुएटेड होना। इसका मतलब है हैबिचुएटेड होना, किसी चीज का आदी होना, अकस्टम्ड। इनके साथ जो टू आ रहा है, सब इनके पहले भी कोई ना कोई बी की फॉर्म आती है, कोई ना कोई गेट की फॉर्म आती है। तो ये जो टू है प्रीपोजिशन है, इस वजह से इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है? आईएनजी फॉर्म आ रही है, क्योंकि ये वाला टू किसका काम कर रहा है? ये वाला टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। मैं एक सेंटेंस देकर समझाऊं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने कहा आई एम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस आपका गलत हो चुका है। इसको सही करने के लिए आपको भयंकर बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये गलत क्यों हो गया? गलत क्यों हो गया? क्योंकि यूज्ड अगर ये लिखा होता आई यूज टू प्ले तो बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन लिखा क्या है? आई एम यूज टू। तो जो यूज्ड है यहाँ पर, वो यूज्ड यहाँ पर मॉडल का काम नहीं कर रही है, यूज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? आई एम हैबिचुएटेड टू, आई एम अकस्टम्ड टू। तो टू यहाँ प्रीपोजिशन है, और टू प्रीपोजिशन है तो यहाँ प्ले मत लिखो, यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे प्लेइंग, और अब जाके ये सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
चलो समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है। तो ये यूज्ड का दूसरा फंक्शन था। अब यूज्ड का तीसरा फंक्शन देखो। यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब जब यूज किया जाता है, यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कैसे यूज किया जाता है? यूज्ड को सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। यूज सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी प्रयोग होता है। तब क्या करोगे? एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, इसको किताबों में रूल दिया गया है। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन किताबों में उसको रूल बना के लिखा गया है कि यूज्ड के पहले जैसे इजएमआर देखो, गेट की फॉर्म देखो, तुरंत आईएनजी फॉर्म लगा दो। अच्छा, एक सेंटेंस देखो फिर। A truck is used to carry goods। सामान ढोने के लिए ट्रक का यूज किया जाता है। सर अगर आपके बुक वाला वो स्ट्रक्चर सही था, तो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से यूज्ड के पहले इजएमआर देखा तो टू प्रीपोजिशन बन गया और यहाँ पे कैरिंग कर देना चाहिए, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यूज्ड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज की जा रही है, पैसिव मीनिंग दे रही है ये। जानते हो क्यों? ये एक्टिव में ऐसे लिखा था सेंटेंस, वी यूज आ ट्रक टू कैरी गुड्स। हमने ये लिखा था सेंटेंस एक्टिव में। और ध्यान से अगर देखो तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ? वी यूज अ ट्रक, हम एक ट्रक यूज करते हैं, व्हाई, क्यों? टू कैरी गुड्स। ये पूरा का पूरा व्हाई का रिप्लाई है। और इतने वाले एरिया का हम पैसिव बनाएंगे, तो इसका जब पैसिव बनेगा तो बनेगा अ ट्रक इज यूज्ड बाई अस, लिखो या ना लिखो हटा दिया, अ ट्रक इज यूज्ड व्हाई? टू कैरी गुड्स। सर आप यूज्ड के पहले देखो तो मैं आई एम हटा करके ही इज कर देता हूँ। सर थोड़ा सा बताइए, यूज्ड के पहले इज यहाँ भी आया, यहाँ भी मेन वर्ब मान लें? नहीं नहीं नहीं, मेन वर्ब तभी होगा जब उसके बाद ये वाई का रिप्लाई होगा, अदरवाइज वो एडजेक्टिव माना जाता है। समझो, ही इज यूज्ड व्हाई, ही को यूज किया गया? नो नो नो, पता चल रहा है ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, उसकी हैबिट है, पता चल रहा है, इसका मतलब यूज यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टू प्रीपोजिशन है, आईएनजी फॉर्म लगा दो। लेकिन सेंटेंस में अगला सेंटेंस जरा पढ़ो, अ ट्रक इज यूज्ड व्हाई? टू कैरी गुड्स। वो व्हाई का रिप्लाई दे रहा है, इसलिए इसको चेंज मत करो, टू वी वन रहने दो। वो हम जो पढ़ के आ रहे हैं कि पहले इज लगा हो बाद में टू के आएंगे, अरे वो रूल मत पढ़ो, इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो यूज के कितने यूज हो गए? 3 यूज हो गए। पहले बताओ समझ में आया? एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, की टू, सक्सेस टू, अभी सब पढ़ाऊंगा चेतना, धीरे धीरे। चलो अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस लिखने से पहले मैं कंक्लूजन देना चाहूंगा। यूज्ड को सेंटेंस में जब एज अ मॉडल यूज किया जाता है तो इसके साथ टू वी वन आता है। यूज्ड को सेंटेंस में जब एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है तो इसके साथ टू और आईएनजी आता है। तो यूज्ड को सेंटेंस में जब एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है
तो इसके साथ 2v1 हम लिख सकते हैं। ये भी किसका रिप्लाई होता है? y का रिप्लाई होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों हैबिट होते हैं। अरे भाई देखो ना, यूज्ड को मेन वर्ब बना लो, ऐसे बना लो, आई यूज्ड योर कार यस्टरडे, या आई यूज्ड योर पेन, आई यूज्ड योर पेन यस्टरडे, आई यूज्ड व्हाट? योर पेन। जैसे मैंने कहा डू नॉट यूज इट, तो देखो यूज क्या है? मेन वर्ब है। ऐसे ही देखो, आई यूज व्हाट? योर पेन। और यूज जब पैसिव में आएगा ईएमआर के साथ, तो उसके बाद जो 2v1 लिखा जाएगा वो वाई का रिप्लाई होगा। बस यही 3 बातें ध्यान रखनी यूज को लेकर के। कमेंट करिए पहले कि समझ में आया कि नहीं आया। सारे बच्चे कमेंट करें भाई, समझ में आया कि नहीं आया। देख रहे हैं कुछ लोग और कमेंट कर रहे हैं आधे लोग। क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूज्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यूज्ड से जितने भी सेंटेंस आएंगे मुझे लगता है आप लोग आसानी से कर लोगे, है ना? बाकी अभी आप लोगों के मैं डाउट सेशन भी लूंगा। डाउट सेशन के फर्दर मैं आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि साल भर में ही पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। ज़रूरत हमें लगेगी तो हम 1.5 साल पढ़ाएंगे। परेशान बिल्कुल नहीं हो। हम अच्छे से पढ़ाएंगे, इत्मीनान से। उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोग, अविरल चौहान क्लियर, वेरी गुड। उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। चेतना कह रहे हैं सुप्रभ, थैंक यू। तो अब हम लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि जो सिलेबस हम लोग ले करके चले थे, कहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है? वर्ब लेकर के हम लोग चले थे। वर्ब में हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में बताया था प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। जिसमें से मार्जिनल मैं पूरी तरह से क्या कर चुका हूँ? डिस्कस कर चुका हूँ। मार्जिनल में नीड, डेयर और यूज्ड, ये पूरी तरह से क्या हो चुका है? डिस्कस हो चुका है। कल से हम मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब खत्म होगी देन मेन वर्ब स्टार्ट करेंगे। फिर जब मेन वर्ब खत्म होगी तब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर फाइनाइट नॉन फाइनाइट स्टार्ट करेंगे। फिर इस पर रिलेटेड टेंस में जाएंगे, मूड में जाएंगे, बहुत डिटेल करके पढ़ाएंगे। एज ए सेकेंड लैंग्वेज कोई भी एग्जाम हो, गर्दा गर्दा करके आओगे, गारंटी हमारी है। ठीक है भाई? समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वेब का कौन सा लेक्चर है? ये वेब का कौन सा लेक्चर है? ये वेब का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।